रूही के बार बार एक ही बात को रिपीट और रोते हुए कहने से तेजस रूही को बस देखता रहता है। तेजस रूही को रोता हुआ तो नहीं देख सकता था, लेकिन आज वह चुपचाप उसे देख रहा था। तेज, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलो ना कि तुम नहीं जाओगे। तेजस के बिल्कुल चुप रहने पर रूही फिर एक बार अपने आंसू बहाते हुए कहती है। तेजस एकदम से बोल पड़ता है, लेकिन क्यों रू? क्यों मैं ना जाऊं? तेजस की बातों से फिर एक बार रूही के आंसू झरझर झरने की तरह बहने लगे। वह तेजस के हाथों को टाइटली पकड़ते हुए कहती है, प्लीज तेज, प्लीज मत जाओ ना। तेजस रूही के चेहरे को पकड़कर आंसुओं को पोंछते हुए, चुप, बिल्कुल चुप। अब तुम रोना बंद करो पहले। रूही तेजस के हाथों को पकड़कर, मत जाओ ना प्लीज। तेजस फिर से रूही के बहते आंसुओं को पोंछता है। रूह, प्लीज रोना बंद करो। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे हर एक आंसू से मुझे कितनी तकलीफ होती है। रूही अपने हाथों से आंसुओं को पोंछ लेती है। तेजस प्यार से रूही के माथे को चूम लेता है तो रूही की आंखें बंद हो जाती हैं। तेजस रूही से अलग होकर उसे देखने लगता है। रूही अपनी आंखें खोलती है। तेजस रूही की आंखों में देखते हुए कहता है, मैं तुमसे ना कभी दूर जाना चाहता था, ना कभी जा सकूंगा। मैं तो बस तुम्हारी खुशी के लिए ही तुमसे दूर जा रहा हूँ। तुम चाहती हो ना कि मैं तुमसे हमेशा दूर रहूं, तुमसे बात ना करूं, तुम्हें अपनी शक्ल ना दिखाऊं। रूही जल्दी से ना में सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं तेज, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। तेजस अब बस रूही को देखने लगता है। रूही आगे कहती है, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं अपने सपनों को लेकर डर रही थी कि कहीं मेरी पढ़ाई रोककर तुमसे शादी न हो जाए। बस यही डर सताता रहता था। तुम्हें पता है ना तेज, मेरी इकलौता सपना यही है कि मैं अपनी पढ़ाई को पूरी करूं। तेजस एकदम से बोलता है, और तुम्हें लगा मैं तुम्हारे सपने का रुकावट बनूंगा। रूही अपना सर झुकाकर और उसकी तरफ देखती है। रूह, यू नो, तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं है। इतने सालों की दोस्ती के बावजूद बस मुझे पराया समझा। अगर तुमने एक बार मुझे समझने की कोशिश की होती तो शायद आज हमारा रिश्ता ऐसा नहीं होता। कहते हुए तेजस की आंखों में दर्द दिखने लगा। रूही सर उठाकर तेजस को देखती है, जिसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। रूही बहुत शर्मिंदा होते हुए, सॉरी, आई एम सॉरी तेज, कहते हुए रूही के आंसुओं के बूंद गालों पर लुढ़क जाते हैं। तेजस अब अपनी आंखें बंद कर लेता है। उससे रूही के आंसू बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। तेजस की आंखों को बंद देखकर रूही घबरा जाती है। वह तेजस के बाजुओं को पकड़कर कहती है, प्लीज तेज, मुझे माफ़ कर दो। मैं फिर ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैं तुम्हें और कभी दर्द नहीं दूँगी। तेजस की आंखें एकदम से खुल जाती हैं। वह रूही के अधूरे बातों की चाहत करते हुए पूछता है, आखिर तुम क्यों नहीं चाहती हो कि मैं तुमसे दूर जाऊं? रूही एकदम से तेजस के गले लग जाती है और रोते हुए कहती है, क्योंकि मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। तुम्हें नहीं पता तेज, इन सालों में तुमसे दूर रहकर मैं कैसे जी रही थी।
तुम्हें तो बस यही दिखा कि मैंने खुद तुमसे दूर करने की कोशिश की है तुम्हें, लेकिन ये नहीं दिखा कि ऐसा करने से मुझे कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। तुमने बस मेरी बेरुखी को ध्यान दिया, बेरुखी के पीछे छुपे हुए दर्द को तुमने कभी देखने की कोशिश ही नहीं की। खुद से दूर करके तुम्हें जितना तकलीफ़ देती थी, उससे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे होती थी। रूही के बोलने से तेजस का दिल तेजी से धड़कने लगता है। रूही अपने एहसासों को जाहिर तो करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये एहसास अधूरे से थे। तेजस का दिल अब थोड़ा सा बेचैन सा हो जाता है कि आखिरकार रूही के दिल में उसके लिए क्या है। तेजस धीरे से रूही को अलग करता है और रूही के दिल में छुपे एहसासों को बाहर लाने की कोशिश करते उसके आंखों में देखते हुए पूछता है, ऐसा क्यों? रूही खुद को अब बिल्कुल भी रोक नहीं पाती और वह एकदम से बोल देती है, बिकॉज आई लव यू तेज। तेजस के कान में जैसे ही रूही की बात आती है, दिल में एक अजीब सा सुकून मिलता है। तेजस तो अब एकदम एकटक रूही की आंखों में देख रहा था। रूही भी बस तेजस की आंखों में ही देख रही थी। दोनों की ही नज़रों में पूरी तरह से खो जाते हैं। इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म सी हो गई थी। रूही के जहाज़ से आज प्यार परवान पर चढ़ चुका था। रूही की आंखें अब भी थोड़ी नम थीं। प्यार तो बहुत पहले से ही रूही को थी, लेकिन कभी उसने देखने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन आज जब तेजस के उसकी ज़िंदगी से जाने की बात आई, तो वह खुद को बिल्कुल भी रोक नहीं पाई अपने एहसासों को छिपाने से। दोनों की नज़रें मिली ही थे कि अचानक तेजस रूही को झटके से गले लगा लेता है। रूही भी तेजस का साथ देते हुए टाइटली हग कर लेती है। तेजस रूही से, एक बार फिर से कहो ना। रूही और टाइटली पकड़ते हुए, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू तेज। तेजस अपने खुशी को संभालने की कोशिश करते हुए कहता है, थैंक यू रूह। तेजस के खुशी को महसूस करते हुए रूही को बहुत ही सुकून सा मिलता है। दोनों अपने करीबी के पल बिता ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और एक आवाज़ से दोनों होश में आते ही तेजस उठकर दरवाजे की तरफ चला जाता है। दरवाज़ा थोड़ा खुला था। दरवाजे पर एक सर्वेंट थी। तेजस को देखते हुए सर्वेंट सर झुकाए हुए कहती है, सर, बड़ी मैम आप दोनों को नीचे बुला रही हैं। बोलकर वह सर्वेंट वहाँ से चली जाती है। तेजस पीछे मुड़कर देखता है। रूही बेड पर बैठकर उसे ही देख रही थी। तेजस रूही के पास जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, रूह माँ नीचे बुला रही हैं। रूही उठकर बाहर जाने लगती है। तेजस भी अपना फ़ोन लेकर जाने लगता है। रूही चौखट के बाहर कदम रखने ही वाली होती है कि तेजस झट से रूही को कमर से पकड़कर खींच लेता है और एक झटके में दरवाज़ा बंद करके उससे सटा देता है। रूही हैरान नज़रों से तेजस को देखती है। रूही खुद को तेजस से, तेज ये तुम? रूही के इतना ही बोलती है कि तेजस अपनी उंगलियां रूही के होठों पर रखकर चुप करवाता है। तेजस
कशिश भरी आवाज़ में नज़रें मिलाए कहता है, रूह, आज मुझे तुम्हारे लबों के शब्द नहीं, एहसासों को महसूस करना है। कहते हुए तेजस रूही के होठों से अपनी उंगली हटाकर उसकी तरफ झुकने लगता है। रूही तेजस की करीबी को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। दिल की धड़कन धक धक करते हुए बस शोर कर रही थी। तेजस बढ़ते बढ़ते रूही के होठों के एकदम करीब पहुंच जाता है। तेजस अपनी करीबी को बढ़ाते हुए रूही के होठों पर अपने होंठ रखने ही वाला होता है कि तभी अचानक दरवाजे पर एक बार फिर से दस्तक के साथ अनुज की आवाज़ आती है। तेज। रूही झट से अपनी आंखें खोलती है और तेज को धक्का देती है। रूही के धक्के से तेज थोड़ा पीछे हो जाता है। रूही दरवाजे से हट जाती है और तेजस को दरवाज़ा खोलने का इशारा करती है। तेजस मायूस सा चेहरा बनाकर रूही को देखता है। रूही ना में सर हिलाते हुए दरवाज़ा खोलने का इशारा करती है। बेचारा तेजस ना चाहते हुए भी दरवाज़ा को खोल देता है। दरवाज़ा खुलते ही अनुज जल्दी से कमरे के अंदर आ जाता है। रूही और तेजस को वह अजीब तरह की नज़रों से देखने लगता है। तेजस वैसे तो अनुज से अब बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ था। उसकी वजह से ही तेजस रूही को किस नहीं कर पाया। अनुज दोनों पर डाउट करते हुए बोलता है, तुम दोनों बंद कमरे में इतनी देर से क्या कर रहे थे? हाँ। रूही शर्म से नज़रें झुका लेती है और तुरंत कमरे से बाहर निकल जाती है। रूही के जाते ही तेजस घूरकर अनुज को देखता है और कहता है, कुछ करने तो दिया नहीं, थोड़ी देर बाद नहीं आ सकता था? अनुज कंफ्यूज सा तेजस को देखता है तो तेजस चिढ़ते हुए कहता है, अब चल नीचे। तेजस जल्दी से कमरे से निकल जाता है तो अनुज भी अपना सर खुजलाते हुए उसके पीछे चला जाता है। हॉल में पूरा सिंघानिया परिवार मौजूद थे। तेजस आगे बढ़कर पहले तरुणा देवी के पैर छूता है, उसके बाद ही पृथ्वी, विकासा, अमर और माया के भी पैर छूता है और एक साइड जाकर खड़ा हो जाता है। उसकी नज़र रूही की तरफ चली जाती है। वहीं तेजस के देखते ही रूही अपनी पलकें झुका लेती है। अनुज एकदम से कहता है, तेज, तूने तो सुबह ही कहा था कि तू अमेरिका की फ्लाइट पर चढ़ने वाला है। अनुज के सवाल पर तेजस सबको एक नज़र देखता है। सबकी नज़र अब तेजस पर ही ठहरी हुई थी। तेजस जवाब देता है, हाँ, मैं चढ़ने ही वाला था, लेकिन अचानक से ही अजीब सी ही बेचैनी होने लगी। तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी तो मैं वापस लौट आया। विकासा जी अपने हाथों को जोड़ते हुए कहती हैं, भगवान का शुक्र है कि आप नहीं गए। सभी अब हॉल में बैठे बातें करने में व्यस्त थे तो वहीं तेजस आंखों के इशारे से रूही से बात कर रहा था। दोनों को दिव्या एकटक देखती रहती है। उसे अब अच्छे से समझ आ चुका था कि तेजस और रूही के बीच सब कुछ ठीक हो चुका है। दोनों को देखकर दिव्या बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। अनुज गार्डन की तरफ एकटक देख रहा था। उसने जब से सपना को देखा था तब से ही वह उसे भुला ही नहीं पा रहा था। बार बार सपना अनुज की नज़रों के सामने आ रही थी, लेकिन यह बात
उसे भी पता था कि दोनों का रिश्ता कभी नहीं जुड़ सकता। आखिर में सपना एक बच्चे की माँ थी जिसे कभी भी सिंघानिया परिवार एक्सेप्ट नहीं करेगी। कुछ देर में ही सब लोग ठाकुर बिला से निकलने लगते हैं। सब कोई निकल जाते हैं। सखी भी विदाई देने के लिए निकल जाती है, लेकिन रूही तेजस के इशारे के मुताबिक हॉल में ही रुक जाती है। तेजस मौका मिलते ही रूही को एक कमरे के अंदर ले जाता है। रूही एकदम से कहती है, तेज क्या कर रहे हो? तेजस फिर एक बार रूही को दीवार में सटा देता है और उसके कमर पर हाथ रखकर कहता है, अधूरे काम को अधूरा नहीं छोड़ा जाता है। कहते हुए तेजस रूही की तरफ झुकने लगता है। होंठ मिलने से ही वाले थे कि एक बार सखी बुलाती है, रूही जोर का धक्का देती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। वहीं तेजस पूरी तरह से चिढ़ जाता है। अब सब ठाकुर बिला से सिंघानिया बिला पहुंच चुके थे। सभी अंदर की ओर चले जाते हैं। रूही कमरे की ओर जाने ही वाली होती है कि तरुणा देवी उसे रोक देती हैं। रूही अपनी जगह पर रुककर तरुणा देवी को देखती है तो तरुणा देवी कहती हैं, कल आपको तेजस के साथ मंदिर जाना है। ये सखी जी की इच्छा है, तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं है ना? रूही जल्दी से ना में सिर हिला देती है तो तरुणा देवी उसे जाने का इशारा करती हैं। दिव्या अपने में ही खोई हुई कमरे के अंदर घुस जाती है और सीधा वॉशरूम चली जाती है। अचानक ही दिव्या को वॉशरूम में किसी के होने का एहसास होता है। वह अपनी नज़रें ऊपर करके देखती है। एकदम से उसकी चीख निकल जाती है और दिव्या हड़बड़ाते हुए अपने दोनों हाथों से खुद के चेहरे को कवर करते हुए कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आदित्य के अपर बॉडी पर कोई कपड़ा नहीं था, पर उसने पैंट पहनी हुई थी, लेकिन सावधान होने की वजह से वह पूरी तरह से भीग चुकी थी। दिव्या के चिल्लाने से आदित्य ने, जो अपनी आंखें बंद करके रखी हुई थी, वह एकदम से खुल जाती हैं और वह दिव्या को देखने लगता है। दिव्या पलट कर जाने को होती है कि तभी उसे दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आती है। वह अपने हाथों को हटाकर सामने देखती है तो आदित्य ने वॉशरूम को लॉक कर दिया था और दिव्या की तरफ ही बढ़ने लगा था। दिव्या हकलाते हुए कहती है, आप ये क्या कर रहे हैं? आदित्य बिना कुछ बोले दिव्या को शावर के नीचे ले जाता है। दिव्या भागने की कोशिश करती है, उससे पहले ही आदित्य दिव्या का हाथ पकड़कर खींच लेता है, जिससे वह उसके खुले हुए सीने से टकरा जाती है। आदित्य दिव्या के चेहरे को दोनों हाथों से पकड़कर उसके सिर के हाथ अपना सिर जोड़कर अपनी आंखें बंद कर लेता है। दिव्या भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। आदित्य की सांसें दिव्या के चेहरे पर पड़ रही थीं, जिससे दिव्या का हाथ उसके साड़ी पर कसते ही जा रही थी। आदित्य का हाथ अब दिव्या के चेहरे से हटकर दिव्या के एक हाथ पर चले जाती है। वह दिव्या के हाथ को पकड़कर घुमा देता है और दिव्या को पीछे से बाहों में भर लेता है। आदित्य अपना चिन्ह दिव्या के कंधे पर रख देता है और अपने दोनों हाथ
दिव्या के खुली कमर से होते हुए पेट पर तो दिव्या एकदम से सिरह उठती है। शरीर में ठंडे पानी पड़ने के बावजूद दिव्या को गर्माहट का एहसास दिला रही थी। आदित्य दिव्या के कानों के पास जाकर बहुत धीमे से कहता है, तुम इतना परेशान क्यों हो? आदित्य की गर्म सांसें जैसे ही दिव्या के बदन पर पड़ती हैं, वह कसकर आंखें बंद कर लेती है और अपने हाथों को आदित्य के हाथों के ऊपर रखकर कहती है, ये सवाल तो हमें भी आपसे करना है। आदित्य सवालों को दोहराता है, तुम्हारी आदत है क्या? दिव्या एकदम से कहती है, जैसा आप समझें। आदित्य दिव्या के पेट पर अपने हाथ कसते हुए कहता है, सवाल पहले मेरा था तो जवाब भी मुझे पहले मिलना चाहिए। दिव्या थोड़ी देर चुप रहती है, फिर एकदम से कहती है, रूमी प्रेग्नेंट है तो उन्हें अपने परिवार की सख्त ज़रूरत है। जैसे ही आदित्य यह सुनता है, उसकी पकड़ दिव्या पर से ढीली हो जाती है। वह दिव्या से अलग होकर सख्त आवाज़ में कहता है, तुम्हें ये सब के बारे में सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दिव्या एकदम से आदित्य के पास जाकर कहती है, आप समझते क्यों नहीं हैं? उन्हें परिवार की ज़रूरत है। आदित्य एकदम जोर से कहता है, मैंने कहा है ना कि तुम्हें यह सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। समझ नहीं आता तुम्हें? दिव्या पर वह इतना ही बोलती है कि आदित्य एक झटके से दरवाजे को बंद करके बाहर की ओर चला जाता है। दिव्या बस उसे देखते ही रह जाती है। बाहर आदित्य अपने कपड़े बदलकर अपना फ़ोन निकालकर बालकनी में जाता है और छाया को कॉल करता है। छाया के कॉल रिसीव करते ही आदित्य उसे डांटते हुए, मैंने तुम्हें मना किया था ना, दिव्या को कुछ भी मत बताना। आई देन व्हाट इज दिस? उधर से छाया थोड़ा सा घबराते हुए कहती है, डोंट। बट सर, मैम की तबीयत। वह इतना ही बोलती है कि उसे आदित्य की गुस्से भरी आवाज़ सुनाई देती, जितना कहा है उतना करो, डोंट क्रॉस योर लिमिट। इतना बोलते ही वह कॉल को कट कर देता है। आखिर आप उन्हें यहाँ क्यों नहीं लाना चाहते? दिव्या की आवाज़ से आदित्य पीछे मुड़कर देखता है। आदित्य दिव्या के सवालों को पूरी तरह से इग्नोर करके सोफे पर बैठ जाता है। दिव्या भी सोफे पर जाकर बैठ जाती है और फिर आदित्य को देखते हुए कहती है, हमने तो आपको आपके सवाल का जवाब दे दिया है, लेकिन आपने अभी तक बताया नहीं कि आप परेशान क्यों हैं। आदित्य कोई जवाब नहीं देता तो दिव्या उसका हाथ पकड़कर कहती है, बोलिए। आदित्य झटके से अपनी जगह से उठकर रूडली बोलता है, मेरी ज़िंदगी में हर बार दखल देने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। इतना बोलते ही आदित्य कमरे से बाहर निकलकर चला जाता है। आदित्य के बातों से दिव्या बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो जाती है, लेकिन वह फिर भी शांत सा बैठकर उसे जाता हुआ देखती रहती है।